नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आज जिस मूवी की कहानी हम जानेंगे वो है एलियन रोमुलस, जो एलियन मूवी फ्रेंचाइजी के बीच की टाइमलाइन की कहानी है। दोस्तों, IMDb पे इस मूवी की रेटिंग 7.4 की है, जो कि काफी अच्छी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक मीटियोर को देखते हैं, जिसके पास अचानक से वेलेंट कंपनी की एक शिप आकर उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। और ये मीटियोर असलियत में वही मीटियोर था जिस पर एक एलियन जेनोमॉर्फ तब गिरा था जब 1979 वाली एलियन मूवी में साइंटिस्ट रिप्ली ने अपनी जान बचाने के लिए अपने पॉड में छेद करके जेनोमॉर्फ को गिराने की कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी। पर उस दौरान उनका मेन शिप, जिसका नाम था नॉस्ट्रोमॉस शिप, वो स्पेस में ही रह गया था। और अगर आप लोगों ने एलियन फ्रेंचाइजी को देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि वेलैंड कंपनी हमेशा से ही एलियन रिलेटेड थिंग्स को अर्थ पर लाकर ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। इसीलिए जब उन्हें ये पता चला होगा कि रिप्ली ने जिस एलियन जेनोमॉर्फ को मारा था वो एक मीटियोर पर चिपका हुआ है, तो वेलैंड कंपनी वाले उसी मीटियोर को लेकर अर्थ पर आ गए थे ताकि वो वहां पर लाकर उस मौजूदा एलियन DNA के ऊपर रिसर्च कर सकें। वैसे ये सब मेरी तो एक थ्योरी है, बाकी हकीकत क्या है शायद वो मूवी के आगे पार्ट्स में ही पता चलेगा। तो अब ये कहानी सन 2142 की है, जो एलियन मूवी से सीधा 20 साल बाद का समय है। अब हमें जैक्सन नाम का एक प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर इंसान स्पेस कॉलोनी बनाकर वहाँ आराम से रह रहे थे। लेकिन वहाँ पर ज्यादातर लोग वर्कर्स थे जो किसी भी हालत में वहाँ से निकलना चाहते थे। यहाँ पर हमें रेन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जिसके माँ बाप की मौत बहुत समय पहले हो गई थी और अब वो अपने भाई एंडी के साथ उस प्लेनेट पर रहती है। वो एक सपने में खुद को पहाड़ों पर बैठी देखती है, जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने भाई एंडी के साथ बातें करती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रेन ने 12,000 वर्किंग आवर्स पूरे कर लिए थे, जिसका मतलब यही था कि अब उसे एक दूसरे प्लेनेट युवागा पर जाने का मौका मिलेगा, जहाँ के हालात बेहतर होंगे और वहाँ पर उसे सच में सनसेट देखने का मौका मिलेगा, जो वो उस प्लेनेट से कभी देख नहीं सकती थी। इसीलिए अब रेन अपने भाई एंडी के साथ वेलैंड स्पेस एजेंसी के ऑफिस में जाती है, जहाँ वो अपने भाई एंडी के लिए युवागा प्लेनेट जाने का टिकट मांगती है। और यहाँ पता चलता है कि कुछ समय पहले ही एक नई पॉलिसी आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग अब वर्कर्स को 12,000 नहीं बल्कि 24,000 घंटे का वर्किंग आवर पूरा करना पड़ेगा, जिसके बाद ही उन्हें इस प्लेनेट से जाने का मौका मिलेगा, जिसको पूरा करने के लिए रेन को अब 5 या 6 साल जैक्सन प्लेनेट पर ही रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद रेन का मूड बहुत जोर से खराब हो गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम बाहर एंडी को देखते हैं, जिसके पास अचानक से कुछ बच्चे आ गए थे जो उसके सिस्टम से छेड़छाड़ करके उसे परेशान करने लगते हैं। ये देखकर रेन जल्दी से अपने भाई एंडी के सिस्टम को रिबूट कर उसे सही करती है और उदास होकर उसे सब कुछ बताती है। तभी अचानक उसे बियोर का कॉल आता है। फिर जब रेन वहाँ पहुँचती है तो हम जान पाते हैं कि असल में रेन बियोर की ही कजन केट के सगे भाई टाइलर की एक्स थी। हमें पता चलता है कि ये सभी लोग इसीलिए परेशान है क्योंकि अब इन्हें 14,000 घंटे का काम खत्म करना था और इसी वजह से उन्होंने युवागा में जाने का एक और दूसरा तरीका ढूंढ लिया था। तब टाइलर और बियोर बताते हैं कि आज से 20 साल पहले स्पेस में गायब हुए नॉस्ट्रोमॉस शिप उनके प्लेनेट के बहुत पास आ गया है, जिसमें बड़े आराम से उन्हें क्रायोस्टैटिक चैम्बर्स यानी कि क्रायोपॉड्स मिल सकते हैं, जिसकी मदद से वो खुद को डीप स्लीप में भेजकर युवागा प्लेनेट में खुद को ले जा सकते हैं और टाइलर और बियोर के पास ही मौजूद एक चिप से उन चेम्बर्स को निकाल सकते थे। पर उसके लिए इन्हें सबसे पहले नॉस्ट्रोमॉस शिप में जाके क्रायोपॉड्स लाने थे। तब नवारो, जो असलियत में बियोर की गर्लफ्रेंड थी, वो बताती है कि नॉस्ट्रोमॉस शिप वेलैंड कंपनी का था, जिसमें हर जगह पर सिक्योरिटी सिस्टम था। लेकिन क्योंकि एंडी एक AI सिस्टम है और उसे वेलैंड कंपनी में ही बनाया गया था, तो वो बहुत आराम से उन सिस्टम को बाईपास कर सकता था और इसी वजह से टाइलर और उन सभी को रे और एंडी की मदद की जरूरत थी। और दोस्तों, यहाँ हम ये बात भी जान पाते हैं कि असल में एंडी को वेलैंड वालों ने ही खो दिया था, जिसके बाद रेन के पिता को एंडी कूड़े के ढेर में मिला था, जिससे उन्होंने अपने घर लाकर सही करा था और बाद में उसे एंडी नाम देकर हमेशा उसे रेन
की प्रोटेक्शन करने को कहा था। पर इस प्लान के लिए पहले रेन नहीं मानती, पर बाद में उसे ये रियलाइज होता है कि 5 से 6 साल का समय वो जैक्सन प्लेनेट पर तो बर्बाद नहीं कर सकती, और अगर ये लोग क्रायोपॉड्स को नहीं चुराएंगे तो कोई और चुरा लेगा। इसलिए रेन टाइलर और बियोर की मदद करने के लिए मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि बियोर, नवारो, रेन, एंडी, केट और टाइलर एक छोटी सी स्पेसशिप में बैठकर नोस्ट्रोमो शिप के पास पहुंच गए थे, जहां वो सबसे पहले अपनी शिप को नोस्ट्रोमो शिप से अटैच कर देते हैं। रेन को अभी भी अपने भाई एंडी की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो उसे हक करके टाइलर और बियोर के साथ नोस्ट्रोमो शिप के अंदर भेज देती है। टाइलर वाली शिप में केट, नवारो और रेन ही बचे थे। टाइलर के सिर पर लगे कैमरे की मदद से ये लोग नोस्ट्रोमो शिप के अंदर सब कुछ देख पा रहे थे। वेल आगे एंडी की मदद से गेट खोलकर एंडी, टाइलर और बियोर स्पेस शिप डक के आगे बढ़ने लगते हैं, पर नोस्ट्रोमो शिप में बहुत ज्यादा खराबी होने की वजह से वहां पे अचानक से ग्रेविटी बंद हो जाती है, जिससे सब हवा में उड़ने लगते हैं। पर कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसी दौरान बियोर के पैर में अचानक से गिरने की वजह से चोट लग जाती है। तब एंडी और टाइलर उसे संभाल कर एक मशीन के पास जाते हैं। अब एंडी अपनी सिस्टम की मदद से उन सभी मशीनों को रिबूट कर देता है, जिससे ग्रेविटी का इश्यू आगे नहीं होने वाला था। थोड़ा और आगे जाने पर इन लोगों को क्रायोस्टेटिक चेंबर मिल जाते हैं, जिन्हें टाइलर ने तुरंत एक पॉड के जरिए अपनी स्पेसशिप में पहुंचा दिया था। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि इनके पास युवाका जाने के लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं था, जिसके लिए ये लोग उसी स्पेसशिप में फ्यूल की तलाश करना शुरू करते हैं। तब नवारो से बात करने पर यह पता चलता है कि बियोर भी असल में एक एआई है, जिसे एंड्रॉयड पसंद नहीं है, क्योंकि एक बार एक एआई रोबोट ने 10 लोगों की जान बचाने के लिए 3 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। ये बात जानकर रेन बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसके हिसाब से एआई के अंदर भी इमोशंस होते हैं और वो ऐसे ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो दोनों ही इस बारे में बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से केट को वॉमिटिंग होने लगती है, और यहाँ जाकर रेन को ये पता चलता है कि केट प्रेग्नेंट है, और इस बारे में वो अपने भाई टाइलर को बताने के लिए मना करती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के मरने के बाद एकदम से केट की जिम्मेदारी टाइलर पर आ गई थी। लेकिन दोस्तों नवारो इस बारे में जानती थी, और वो इन बातों पर ध्यान ना देते हुए क्रायोस्टेटिक चैम्बर्स को देखने चली जाती है। वहीं जब टाइलर, बियोर और एंडी आगे बढ़ रहे होते हैं, तब एक एआई वॉइस उनका स्वागत करती है, जिसकी मदद से टाइलर, एंडी और बियोर को पता चलता है कि नोस्ट्रोमो शिप 2 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो कि है रीमस, और दूसरा यानी कि रोमुलस, जो कि असल में 2 रोमन ब्रदर्स हैं, और माना जाता है कि इनमें से एक का काम है नेचर की क्रिएशन करना और दूसरे का काम है उन क्रीचर्स को ऐड करना। आगे बढ़ते हुए बियोर को एक टीजर स्टिक मिलती है, जिसको वो जरूरत के समय पर यूज करने के लिए अपने पास रख लेता है। तभी अचानक से उन लोगों की नजर एक रोबोट पे पड़ती है, जो कि असल में वही रोबोट ऐश था जिसको हमने 1979 वाली एलियन मूवी में देखा था, और रिप्ली ने उसे जला दिया था। इस समय भी ऐश आधा जला हुआ और कटा हुआ दिखता है, मगर अभी उन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और क्रायो चेम्बर्स में आगे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें फ्यूल भी मिलने वाला था। दोस्तों अंदर जाने पे उस जगह का माहौल काफी डरावना था। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर फेस हगर्स के कुछ एम्ब्रियोज फ्रीज करके रखे हुए थे, जो बेसिकली ऐश नहीं किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि एंड्रॉयड का काम ही होता है अपने मास्टर को फॉलो करना, और क्योंकि वेलेंट कंपनी तो यही चाहती थी कि एलियन के जीवाश्मों को धरती पर लाकर वेलेंट कंपनी उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके, जिससे ह्यूमन इवोल्यूशन को बढ़ाया जा सके। तो ये सब तो ऐश नहीं किया होगा। और एक तरह से फेस हगर्स तो एक तरह से डीप स्लीप में ही है, और 12 साल बाद अचानक से उन्हें ह्यूमन प्रेजेंस मिलनी चालू हुई थी, और इसी वजह से वो धीरे धीरे आसपास की बर्फ को पिघलाकर बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस बारे में अभी के समय पर एंडी, टाइलर और बियोर को कुछ भी पता नहीं था। वो तो फ्यूल्स को लेकर जाने वाले थे कि तभी स्पेसशिप का अलार्म बजने लगता है, और क्रायो चेम्बर्स वाला रूम अचानक से लॉक हो जाता है, जो अब एंडी के फिंगरप्रिंट से भी नहीं खुल रहा था, मगर उन्हें लग रहा था कि ये सब टेक्निकल एरर की वजह से हो रहा है। तब रेन और नवारो इन तीनों की मदद करने के लिए नोस्ट्रोमो में पहुंच गए थे, जहां जाते ही रेन को समझ आ गया था कि उस रूम में कुछ तो ऐसा खास होगा, इसी वजह से वहां इतनी सिक्योरिटी है। और अब तो एंडी के फिंगरप्रिंट से भी डोर ओपन नहीं हो रहा था, तो शायद ऐश के सिस्टम से वो डोर ओपन हो जाएगा। यही सब सोचते हुए रेन ऐश की गोल्डन चिप को निकालने की कोशिश करती है, पर अचानक से ऐश ऑन होकर रेन का हाथ पकड़ लेता है, और चिप के निकलते ही ऐश रिबूट पर चला जाता है। और अब उस चिप को रेन ने टाइलर को पकड़ा दिया था, ताकि वो एंडी के अंदर उसे डाल पाए, जिसके बाद वो उस रूम से बाहर निकल सकते थे।
लेकिन तब तक 12 फेस हगर आजाद हो गए थे और अब वो फेस हगर टाइलर और बियोर पे अटैक करने की तैयारी में थे। लेकिन अभी तक टाइलर और बियोर को इसके बारे में पता नहीं लगता। एंडी के रीसेट होने से पहले ही फेस हगर्स ने टाइलर और बियोर पर हमला करना चालू कर दिया था। तब किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। बियोर और टाइलर भी बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी किस्मत से एंडी सही हो जाता है, जिसके अंदर अब ऐश का डाटा आ गया था, जिससे बाहर का गेट खुल जाता है। और तब टाइलर, एंडी, नवारो, बियोर और रेन अपनी जान बचाकर शिप से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। पर तब तक एक फेस अगर नवारो पे अटैक कर चुका था, जो अब उसके फेस से चिपक कर उसके अंदर पैरासाइट इंजेक्ट करने लगता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, इसीलिए वो उस फेस अगर को हटाने की कोशिश करते हैं तो फेस अगर नवारो का गला जोर से दबाने लगता है, जिससे सब समझ गए थे कि अगर उन्होंने फेस अगर के साथ जबरदस्ती करी तो वो नवारो को जान से मार देगा। इसीलिए वो इसके बारे में ऐश से पूछने का डिसाइड करते हैं। पर जैसे वो ऐश को चालू करके उसे अभी की सिचुएशन के बारे में बताते हैं तो ऐश बस उन्हें नवारो को जान से मारकर वहां से भागने की सलाह देता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो नवारो को सही करने का कोई भी तरीका नहीं था। तभी रेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और स्मार्ट रेन समझ गई थी कि नोस्ट्रोमोस शिप का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फेस अगर जाग गए थे, और अगर वो लोग नाइट्रोजन गैस की मदद से फेस अगर को वापस से जमा देते हैं तो शायद नवारो को फेस अगर से छुटकारा मिल जाएगा। यही टेस्ट करने के लिए रेन नाइट्रोजन गैस सिलेंडर से एक पाइप को कनेक्ट करके नवारो के फेस पर मारती है और तब तुरंत ही फेस अगर ने नवारो का फेस छोड़ दिया था। और यहाँ हमें ऐश से पता चलता है कि फेस अगर को हटाने से पहले ही फेस अगर तो अपना काम पूरा कर चुका है और अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें वहाँ से भागना पड़ेगा। दोस्तों, क्योंकि एंडी के अंदर भी ऐश का ही प्रोग्राम था, इसी वजह से वो थोड़ा थोड़ा ऐश की तरह ही सोचने लगा था, जिसका मतलब ये था कि अब वो नवारो को जान से मारना चाहता था। पर ये बात सुनकर बियोर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने पास मौजूद टीजर स्टिक की मदद से एंडी के ऊपर अटैक करके नवारो को लेते हुए वहां से सीधा पॉड में भाग जाता है। उसने जानबूझकर रेन और टाइलर को उसी शिप में छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानता था कि रेन और टाइलर एंडी का ही साथ देंगे। और अब अपने पॉड में वापस आने के बाद बियोर जल्दी से अपने पॉड को नोस्ट्रोमोस शिप से अलग कर देता है और नवारो से पॉड को संभालने को कहता है। केट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जब वो नवारो की हालत देखती है तो वो और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब नवारो के चेस्ट में दर्द होने लगा था और कुछ ही समय में उसकी छाती फाड़कर एक चेस्ट बस्टर बाहर आ जाता है, जो अब बियोर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। पर क्योंकि उस समय तक पॉड को कोई नहीं संभाल रहा था, इसीलिए पॉड आउट ऑफ कंट्रोल होकर नोस्ट्रोमोस शिप से टकरा जाता है, जिससे वो नोस्ट्रोमोस शिप के अंदर घुस गया था। और अब नोस्ट्रोमोस शिप, जो अब तक स्पेस में फ्लोट कर रहा था, वो एक पास ही के प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगता है और 48 मिनट बाद वो उस प्लेनेट पर जाकर क्रैश होने वाला था। जहाँ पर बियोर का पॉड घुसा था वो एरिया इमरजेंसी डोर की वजह से नॉर्मल हो गया था। और जब रेन, टाइलर और एंडी उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो एक गेट के दूसरी तरफ उनके सामने बहुत सारे फेस अगर आ जाते हैं और अब टाइलर को समझ नहीं आ रहा था कि गेट की जान कैसे बचाए। यहाँ एंडी ऐश से बात करता है और हम देखते हैं कि ऐश एंडी को कुछ नए इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रहा था, जिसकी रिकॉर्डिंग उसे वेलेंट कंपनी की मदद कर रही थी ताकि वो ह्यूमन में ज्यादा इवोल्यूशन ला पाए। इसका मतलब यही था कि 1979 की मूवी में जो काम ऐश को मिला था कि उसे उन एलियंस को जिंदा अर्थ पर वेलेंट कंपनी के साइंटिस्ट के पास लेकर जाना था, वो काम अब एंडी की मदद से वो करवाना चाहता था। इसीलिए एंडी वही करने को कहता है जो मिशन के लिए जरूरी है। पर दोस्तों, एंडी के अंदर ऐश का पूरा डाटा नहीं गया था, इसीलिए एंडी अभी भी अपने होश में था और वो ऐश की बात ना मानते हुए टाइलर और रेन के पास चला जाता है। अब जब ये लोग डिस्कशन करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि फेस हगर्स की आंखें नहीं होती, वो अपने शिकार का पीछा करने के लिए थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं। मतलब वो अपने शिकार को उनके बॉडी टेम्परेचर, उनकी हार्ट बीट और बॉडी में अचानक चेंजेस की वजह से पहचानते थे। और अगर इन लोगों को फेस हगर्स के रूम से निकलना है तो इन्हें किसी तरह अपनी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखना होगा। ये जानने के बाद वो लोग नोस्ट्रोमोस शिप के एसी सिस्टम को चालू कर देते हैं, जिसके बाद वो एरिया ठंडा होना चालू हो जाता है। यहाँ टाइलर और रेन की बातों से पता चलता है कि टाइलर के लिए उसकी बहन केट से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है और वो किसी भी हालत में केट की जान बचाना चाहता है। साथ ही वो अब रेन के सनसेट देखने वाले सपने को भी पूरा करना चाहता था। और अब नोस्ट्रोमोस शिप को क्रैश होने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे। खैर, जैसे ही उनका बॉडी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आता है
वैसे ही एंडी फेस हगर वाले रूम को खोल देता है और अब रेन और टाइलर दोनों ही नॉर्मल बिहेव करते हुए आराम आराम से फेस हगर्स के सामने से निकलने लगते हैं। उनका ये प्लान काम कर गया था क्योंकि फेस हगर्स उन पर अटैक नहीं कर रहे थे। और अब हम केट को देखते हैं जो कि टकराव की वजह से बेहोश हो गई थी और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो डरते हुए इधर उधर पॉड में घूमने लगती है। तभी अचानक से उसके सामने ब्योर आता है जिसकी हालत खुद भी बहुत ज्यादा खराब थी, जिस दौरान उनकी नजर एक बहुत बड़े ककून पे पड़ती है जिसके अंदर ही वही चेस्ट बस्टर था जो अब जेनोमॉर्फ बनने वाला था। अब ब्योर उस टीजर स्टिक को उस ककून के अंदर घुसा देता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना चालू कर देता है, जिससे अब उस ककून में से जेनोमॉर्फ का ब्लड आना चालू हो गया था। पर क्योंकि जेनोमॉर्फ का ब्लड एक तरह से एक एसिड होता है, इसी वजह से जैसे ही वो ब्लड ब्योर पर गिरता है वैसे ही उसकी पूरी स्किन जलने लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तभी उस ककून में जो जेनोमॉर्फ जो अब बड़ा हो गया था वो बाहर आने लगता है, जिसे देखकर डरते हुए केट वहां से भागते हुए पॉड में टाइलर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसे शांत करवाने के लिए टाइलर उससे बातें करता है और बताता है कि पास में ही इमरजेंसी गेट के एग्जिट की चाबी है जिसकी मदद से वो बाहर आ सकती है। तब केट भी वो चाबी ढूंढने में लग जाती है, पर टाइलर के बात करने की वजह से वहाँ आवाज हो गई थी और इसीलिए फिर से फेस हगर्स ने टाइलर और रेन की तरफ बढ़ना चालू कर दिया था, जो देखकर वो दोनों एंडी को लेकर वहाँ से भागना चालू करते हैं और किसी तरह दूसरी तरफ बाहर आकर फेस हगर्स वाले रूम को लॉक कर देते हैं। इसी दौरान हम एंडी के बिहेवियर में काफी चेंजेस नोटिस करते हैं क्योंकि इस समय वो वेलेंट कंपनी के फायदे के बारे में सोच रहा था, जिससे खुद रे भी शॉक थी, लेकिन उन्हें अभी ऐश के सिस्टम की जरूरत थी, इसीलिए वो अभी एंडी के अंदर से उस प्रोग्राम को नहीं निकालती है। वेल हम आगे देखते हैं कि वो तीनों चलते हुए उस गेट के पास आ गए थे जहाँ से केट उसके पास आ सकती थी। तब वो एंडी से गेट खोलने को कहते हैं, पर क्योंकि उस समय केट के पीछे एक जेनोमॉर्फ भी वहाँ आ गया था, इसीलिए एंडी टाइलर और रेन के गिड़गिड़ाने पर भी जानबूझकर गेट नहीं खोलता और जेनोमॉर्फ केट को अपने साथ उठा कर ले जाता है और धोखे से उस समय रेन के मुंह से केट के प्रेग्नेंट होने की बात निकल गई थी, जिससे टाइलर और ज्यादा परेशान हो गया था। तब हम एंडी की बातों से ये जान पाते हैं कि वो रेन और टाइलर को युवाका पर पहुंचने के बाद शिप में मौजूद सैंपल को डिलीवर करने के लिए अर्थ पर जाएगा और इसके बाद ही वो युवाका पर रेन के साथ रहेगा। रेन और टाइलर जानते थे कि जेनोमॉर्फ ने अब तक केट को जान से मार दिया होगा, इसीलिए वो चुपचाप वहां से एंडी की बात मानते हुए उसके साथ कंट्रोल रूम में चले जाते हैं, जहां जाने पर एंडी ने उन्हें ऐश की याद की मदद से वेपन दे दिए थे, पर उनका यूज करने के लिए मना करता है। उसके हिसाब से तो वेपन्स बस जेनोमॉर्फ और फेस हगर्स को बचाने के लिए थे। वहां पर कुछ वीडियोस की मदद से इन्हें पता चलता है कि 2122 में रिप्ली के नोस्ट्रोमो से निकालने के दौरान उसने ऐश को जला दिया था, पर क्योंकि ऐश को किसी भी हालत में एलियन सैंपल्स को अर्थ पर पहुंचाना था, इसीलिए उसने जैसे तैसे खुद को थोड़ा सही करा था और बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट में लग गया था, जिस दौरान उसने जेनोमॉर्फ के डीएनए की मदद से एक कंपाउंड बनाया था जिससे ह्यूमन इवोल्यूशन को अंजाम दिया जा सकता था। इसीलिए उसे इस बात की कोई भी टेंशन नहीं थी कि अभी के समय पर कितने फेस हगर और जेनोमॉर्फ नोस्ट्रोमो में मारे जाते हैं, क्योंकि अब वो अपना काम लगभग पूरा कर चुका था और अभी के लिए एंडी का मिशन भी यही था कि उसे ऐश के बनाए गए उन प्रोमेथियस इंजेक्शंस को वेलैंड के पास पहुंचाना था। तभी अचानक से टाइलर और रेन की नजर उस जेनोमॉर्फ पर पड़ती है जो केट को उठाकर ले गया था और अभी के समय पर वो टाइलर और रेन की तलाश कर रहा था, जो देखकर टाइलर रेन को गन चलाने के बारे में बताता है। अब वो कंट्रोल रूम से बाहर आ जाते हैं और पॉड की तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ ही नोस्ट्रोमो शिप को भी क्रैश होने में सिर्फ 20 मिनट ही बचे थे। वो लोग चलते हुए नीचे वाले डेक में आ गए थे, जहाँ पर वो अपने पॉड में एक लिफ्ट से जाने वाले थे, लेकिन वहां जाने पर जेनोमॉर्फ का बचाया हुआ एक बहुत बड़ा जाला टाइप दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज लिपटी हुई थी, जिसे देखकर वो समझ गए थे कि जो जेनोमॉर्फ जाग गया था उसे अपने बाकी सारे साथियों को जगाने के लिए ये इंतजाम करा था, जिससे बाकी के साथी जो कि फेस हगर्स थे वो भी जेनोमॉर्फ बन पाए। तभी अचानक से उनकी नजर केट पर पड़ती है जो अभी भी जिंदा थी। उसे देखकर टाइलर तुरंत ही उसकी मदद करते हुए उसे उस जाल से फ्री करवाता है, पर केट की हालत अभी काफी खराब थी और अब एंडी के हिसाब से केट को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उसके अंदर प्रोमेथियस कंपाउंड को इंजेक्ट कर दिया जाए। टाइलर ऐसा करता उससे पहले ही वहाँ जेनोमॉर्फ आ जाता है
इसीलिए अब रेन, टाइलर और एंडी केट को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर जेनोमॉर्फ उन लोगों का पीछा कर रहा था और अब एक समय ऐसा आता है कि जेनोमॉर्फ रेन के ऊपर अटैक करके उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी टाइलर उसके बीच में आ जाता है, जिससे वो जेनोमॉर्फ अब टाइलर को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसे देखकर रेन और ज्यादा डर गई थी। पर अभी वो केट की जान बचाने के बारे में सोचती है और जल्दी से लिफ्ट की मदद से उसे लेकर पॉड में जाती है। वहीं हम एंडी को देखते हैं जिसके सिस्टम में अचानक से कुछ खराबी आ गई थी और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। आगे हम केट को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। तब रेन उसके सामने प्रोमेथियस फायर के इंजेक्शन रखती है और खुद वो एंडी को बचाने के लिए वापस नोस्ट्रोमो शिप में चली जाती है। उसके जाते ही केट उस इंजेक्शन को लगा लेती है, जिससे वो अनकॉन्शियस होना चालू हो जाती है। वही रेन जैसे तैसे बचते हुए एंडी के पास पहुंचती है और सबसे पहले वो उसके दिमाग से ऐश की चिप को निकालकर एंडी को रिबूट करती है। रिबूट होते ही एंडी रेन को बचाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ पर जेनोमॉर्फ आ गया था। पर तब हम ऐश को देखते हैं जो अब नोस्ट्रोमो में मौजूद सभी कंप्यूटर्स के ऊपर अपना कब्जा कर चुका था और वह एंडी और रेन के आगे जाने का दरवाजा नहीं खोल रहा था। और अब रेन ऐश को याद दिलवाती है कि प्रोमेथियस फायर के इंजेक्शन वो पॉड में अपने साथ लेकर जा चुकी है और अगर ऐश ने दरवाजा नहीं खोला तो ये उसके मिशन के लिए सही नहीं होगा। अब इसी बात को सुनकर ऐश दरवाजा खोल देता है, पर वो इस बात को जानता है कि रेन कभी भी प्रोमेथियस फायर के इंजेक्शन को वेलैंड तक नहीं पहुँचाने वाली। इसलिए वो पॉड में मौजूद केट से कांटेक्ट कर उसे झूठ बोल देता है कि उनके सारे दोस्त, जिसमें रेन और एंडी भी शामिल हैं, मारे गए हैं और अब ऐश ही है जो केट को वहां से बाहर निकाल सकता है। और केट भी उसकी बातों में आने ही वाली थी, पर तभी अचानक से उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं हम एंडी और रेन को देखते हैं जो अब लिफ्ट वाले लोअर डेक के पास आते हैं। तब वहां पर उनके ऊपर बहुत सारे जेनोमॉर्फ अटैक कर देते हैं और अब रेन अपने पास मौजूद गन की मदद से उन्हें एक एक कर जान से मारना चालू कर देती है। पर एक समय ऐसा आता है जब उनके पास बहुत सारे जेनोमॉर्फ इकट्ठा हो गए थे और तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी रेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से एंटी से नोस्ट्रोमो की ग्रेविटी को ऑफ करने को कहती है, जिससे अब जेनोमॉर्फ भी हवा में उड़ने लगते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि डेक में ब्लड ना गिरने की वजह से इनकम्प्रेशन नहीं हो रहा था और अब एंडी और रेन जैसे तैसे ग्रेविटी की मदद से फ्लोट होते हुए इस एसिड ब्लड से बचते हुए और किसी तरह लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। पर लिफ्ट पर जाने से पहले ही वहां पर बहुत सारे जेनोमॉर्फ आ गए थे, जिसे देखकर एंडी वापस ग्रेविटी को चालू कर देता है। पर इससे इस बार रेन भी नीचे गिर गई थी, पर किसी तरह एंडी उसे बचाकर अपने साथ पॉड में लेकर आ जाता है और बाकी सारे जेनोमॉर्फ नीचे डेक पर रह जाते हैं। केट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके पेट में मौजूद फीटस बहुत तेजी से बढ़ गया था, जिसका मतलब शायद यही था कि उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोमेथियस फायर इंजेक्ट कर गया था उसका असर उसके फीटस पे हुआ था और अचानक से उसका फीटस प्लेसेंटा के साथ उसके शरीर से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर रेन उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। पर किस्मत से वो फीटस बच गया था और अब हमारे सामने एक अजीब सा ही जेनोमॉर्फ आ गया था जो कि इंसान और जेनोमॉर्फ का हाइब्रिड था। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो पहले तो एंडी को बहुत बेरहमी से तोड़ देता है और बाद में केट की गर्दन से सारा खून चूस लेता है, जिसे देखकर रेन डर गई थी। लेकिन वो उस हाइब्रिड से लड़ने के लिए नाइट्रोजन सिलेंडर लाई थी, पर उसका कोई भी असर उस पर नहीं होता और उस सिलेंडर को वो तोड़ देता है, जिससे अब पूरे पॉट में सर्दी होना शुरू हो गई थी। जो देखकर रेन कुछ सोचते हुए बाहर की तरफ भागती है और सबसे पहले जाकर स्पेस सूट पहनकर उसे केबल से अटैच कर लेती है और बाद में वो प्लेसेंटा जो केट के अंदर से निकला था उसको पॉट के लोअर डेक की तरफ गिराकर उस हाइब्रिड को उसकी तरफ ले जाती है। और जैसे ही प्लेसेंटा में मौजूद हाइब्रिड का खून पॉट की सरफेस पर गिरता है, वैसे ही वहां पर छेद हो जाता है और अब नोस्ट्रोमो शिप जिसके अंदर ही वो अपने पॉड में थे वो एक प्लेनेट से टकराने वाला था और रेन इसी बात का फायदा उठाती है और जैसे ही नोस्ट्रोमो शिप प्लेनेट से टकराना चालू करता है वैसे ही पॉड में हुए छेद से इनकम्प्रेशन चालू होना शुरू हो जाता है, जिस दौरान हाइब्रिड नीचे प्लेनेट पर ही जाकर गिर जाता है। पर रेन केबल से बंधा होने के कारण पॉड में ही वापस आ जाती है और पॉड को इजेक्ट कर वहां से निकल जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम रेन को देखते हैं जिसने एंडी को सही कर दिया था और साथ ही उसे एक स्लीपिंग पॉड में डाल दिया था और अब खुद अपने स्लीपिंग पॉड में जाने से पहले वो एक ऑडियो रिकॉर्ड कर अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है और उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि अब वो यवागा की तरफ जा रही है जहां वो 9 साल में पहुंच जाएगी। जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों मैंने आज आपको बताई एलियन रोमुलस की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और साथ में मेरा वीडियो भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।